हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाए। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेंटर ऑफ मास को हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव करते हैं। यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या है। दैट मीन्स हम एक इक्वेशन निकालेंगे जिससे पता चलेगा कि सेंटर ऑफ मास कैसे मोशन करता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं F बराबर m में होता है, उसी को हम यहाँ डिराइव करेंगे। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जिसका मास m है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स F लग रहा है जिससे उसमें जनरेटेड एक्सेलरेशन a है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन F m में होता है। अगर इसको हम और ऐसे लिखें m dv अपॉन dt, ये होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, या dp अपॉन dt इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन दैट पार्टिकल। इक्वेशन ऑफ मोशन है। हम इस तरह के कुछ सेंटर ऑफ मास के लिए निकालेंगे। ये किसके लिए? उस पार्टिकल के लिए जिसका कि मास m है। हम सेंटर ऑफ मास के लिए निकालेंगे उसका उसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो हम कंसीडर करेंगे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल जिसमें n पार्टिकल्स हो, एक n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसमें m1 m2 m3 mn मासेस हो और उनके रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स r1 r2 r3 और rn हो विद रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन, नो डाउट। तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हम लोग जानते हैं निकालना। r बराबर होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस mn rn डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल मासेस, इंडिविजुअल मासेस। अगर सपोज किया जाए कि पूरे सिस्टम का मास m है, तो अगर हम सारे इंडिविजुअल मासेस को ऐड करेंगे तो m के बराबर आना चाहिए, राइट। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय m, मतलब कि m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डॉट डॉट प्लस mn rn डिवाइडेड बाय कैपिटल M। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो mr बराबर ये आपका डेरिवेशन आ जाएगा। अब क्या करिए कि पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोई विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेक्टर ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट मीन्स कि m dr अपॉन dt इज इक्वल टू m dr1 अपॉन dt प्लस m2 डॉट dr2 अपॉन dt, इसी तरीके से mn drn अपॉन dt। और अब हम लोग जानते हैं क्या कि अगर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर r है और उसका टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वो क्या देगा? सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देगा वो, राइट। और जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं dr1 अपॉन टाइम डेरिवेटिव उसका निकालेंगे तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी आएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारा इक्वेशन क्या आ गया? हमारा इक्वेशन आ गया दोस्तों कि एम वी, हमने तो आर डेरिवेटिव किया तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कैपिटल वी, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1, मतलब कि हमारा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस इसी तरीके से mn vn, जहां v1 v2 v3 vn क्या है? रेस्पेक्टिव मासेस के वेलोसिटीज हैं, और mv क्या है आपका? mv कैपिटल वी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है। अब हम इसको फर्दर टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, दैट मीन्स कि m dv अपॉन dt, ये कैपिटल V होगा यहाँ पे, राइट। तो इज इक्वल टू एम वी वन, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा m डी वी वन अपॉन डी टी, राइट। इसी तरीके से सपोर्ट टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी क्या आता है? वो एक्सेलरेशन देता है। तो ये वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। उसी तरीके से सारे वेलोसिटीज के लिए हर एक पार्टिकल रेस्पेक्टिव पार्टिकल्स का वो एक्सेलरेशन आएगा। दैट मीन्स हमारा फाइनल
इक्वेशन क्या आ जाएगा, ma इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, इसी तरीके से प्लस mn an, जहां a1 a2 a3 क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स जो सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स थे उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन हो गए। अब हम हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन अलग अलग निकाल रहे हैं, इसका मतलब हर पार्टिकल के ऊपर अलग अलग एक्सटर्नल फोर्स लगे होंगे। तो हम मान लेते हैं कि m1a1 जो है वो एक्सटर्नल फोर्स F1 है, m2a2 एक्सटर्नल फोर्स F2 है, इसी तरीके से man एक्सटर्नल फोर्स mn है, राइट। तो ma बराबर हो जाएगा फाइनली हमारा, ma फाइनली क्या हो जाएगा हमारा, ma बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, ये आ जाएगा आपका फाइनल इक्वेशन, जहां F1 F2 F3 क्या है, ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स हैं। ठीक है दोस्तों, और हम अगर वेक्टर आपने पढ़ा होगा कि वेक्टर को सम कैसे करते हैं, तो देखो इस एक्सप्रेशन में F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट Fn वेक्टर, तो इन सब सारे वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, वो भी एक वेक्टर ही होगा, ठीक है, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर कह सकते हैं, वो F के बराबर आएगा। दैट मीन्स कि एम भी बराबर कैपिटल F, जो रिजल्टेंट फोर्स था, रिजल्टेंट फोर्स था। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब इंडिविजुअल पार्टिकल्स पर लगने वाली इतनी फोर्स, उनका हमने रिजल्टेंट ले लिया, सिंपली कहें तो सबका सम ले लिया, तो वो सम F बराबर आता है सेंटर ऑफ मास का मास प्रोडक्ट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बराबर टोटल एक्सटर्नल फोर्स। अब हम टोटल यहाँ फोर्स निकाले हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा, रिजल्टेंट फोर्स में दोनों फोर्स आएंगे, एक्सटर्नल फोर्स भी आएगा प्लस इंटरनल फोर्स भी आएगा, राइट दोस्तों। और हमने शुरू में ही पढ़ा है, जब हम कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पढ़ रहे थे, कि जो इंटरनल फोर्सेज होते हैं कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास में, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, मतलब ये वाला टर्म जीरो हो जाता है। इसका मतलब है कि तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कहिए, वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। दैट मीन्स कि जो टोटल उसके ऊपर लगने वाला इफेक्टिव फोर्स होगा वो सिंपली एक्सटर्नल फोर्स होगा, उसमें कोई भी इंटरनल फोर्स का योगदान नहीं के बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया सेंटर ऑफ मास का, एम ए इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, यही है दोस्तों सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ center of mass having external force F external with mass capital M and produced acceleration is capital A। अब दोस्तों इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ, अब जरा इसको हम थोड़ा शब्दों में देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब होता है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स moves as if all the masses of the system was concentrated at the center of mass and all the external force acting on the system were applied directly at this point। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव कर रहा है, मोशन में है, अगर कोई रिजिड बॉडी मोशन में है, तो उस हर एक पार्टिकल्स का मोशन आपको कैलकुलेट करने या निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेंटर ऑफ मास की स्टडी करेंगे, उसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, और इस पर जितने सारे फोर्सेज लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, तो वो कहाँ अप्लाई होगा, वो सार अगर इनका एक्सटर्नल फोर्स निकालेंगे, हम इफेक्टिव फोर्स निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई होगा, और हम सिर्फ इसके मोशन के बारे में पढ़ेंगे, इस सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो फोर्स हम सिर्फ कहाँ पे कंसिडर करते हैं, सेंटर ऑफ
मास के ऊपर कंसीडर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को याद रखिएगा। एक लाइन है, सब पूरे इस चैप्टर का ये सार है, ये समरी है, ये कंक्लूजन है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ a system of particles move as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass and all the external forces acting on the system were applied directly to the system. That means कि इस पे सारे फोर्स लग रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट है एक सेंटर ऑफ मास के, इस पूरे का मास इस सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाएगा और इस पर जितने सारे फोर्स लग रहे हैं वो सब रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। हम अगला टॉपिक बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना प्रदान कर देते हैं कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जिनको जिनको भी लगता है कि उनके क्लास 11th का ऑर्गेनिक पोर्शन कमजोर है या उनको समझने में परेशानी होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं क्या मैं इसके लिए एक नया वीडियो सीरीज लाऊं या नहीं। ठीक है, यही जरूरी सूचना है कि क्लास 11th के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं एक नया वीडियो सीरीज लाऊं या नहीं लाऊं, आप लोग कमेंट करके सुझाव प्रदान करें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम अगला टॉपिक भी यहीं पे कवर कर लेते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो हमने अभी देखा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब ये पूरा चीज इक्विवेलेंट हो गया एक छोटे से चीज पर। तो अब जो ये मोशन कर रहा है तो इसका वेलोसिटी भी होगा, इसका मोमेंटम भी होगा, राइट। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसका मोमेंटम कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो हम कंसीडर करते हैं एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कोई है, M1 N2, इसी तरीके से एन एन, तो एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स M1 M2 M3 Mn। ठीक है, मूविंग विद द रेस्पेक्टिव वेलोसिटी v1 v2 v3 vn, सब के सब मूव कर रहे हैं एक साथ। याद रखिएगा जब भी हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिजिड बॉडी में अगर हम कहें कि सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा वो सब के सब एक साथ मूव कर रहे हैं। यही सेंट्रल समरी है इस चैप्टर का। और सपोज करिए कि उनके ऊपर लगने वाला टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल है, राइट। In addition, the particles of the system exert internal forces on each other. However, as said earlier, the internal force acting on the particle of the system just cancel out, provided the forces are central in nature. हमने शुरू में जब बताया था कि सेंट्रल फोर्सेज क्या होती हैं, कि सेंट्रल फोर्सेज अब आगे पढ़ेंगे कि सेंट्रल फोर्सेज वो होती है जो किसी पॉइंट के टुवर्ड्स एक्ट करती हैं। ठीक है, इनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेज या सेंट्रल फोर्सेज भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स होती है वहां जहां पर। तो अब टोटल लीनियर मोमेंटम हमको निकालना है इन सब पार्टिकल्स का जिनके मास m1 m2 m3 है और वेलोसिटी v1 v2 v3 है। तो टोटल मोमेंटम क्या आ जाएगा दोस्तों, टोटल मोमेंटम आपका आ जाएगा p बराबर, सपोज करिए कि उस पूरे n सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मोमेंटम p है, तो ये इंडिविजुअल मोमेंटम ऐड कर दीजिए, m1 v1 m2 v2 m3 v3, इसी तरीके से mn vn, तो ये आ जाएगा आपका टोटल याद रखिएगा लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम दो तरीके के होते हैं, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ हम लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड टोटल एक्सटर्नल फोर्स, या सिंपली कहें टोटल
फोर्स, यहाँ तो टोटल फोर्स सिर्फ एफ एक्सटर्नल ही है, दैट मीन्स के dp अपॉन dt इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू द d अपॉन dt m1v1 प्लस m2v2, इसी तरीके से mn ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। दैट मीन्स कि डीपी अपॉन डी टी बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। और डीपी अपॉन डी टी बराबर ये है, दैट मीन्स इतना बराबर क्या, जीरो। देखिए ध्यान से, यही लिखा गया है। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट, मान लीजिए एक कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर उसका डेरिवेटिव जीरो आता है, दैट मीन्स यहाँ जो कुछ भी है फंक्शन वो कांस्टेंट फंक्शन होता है, राइट। तो देखिए, तो इस पूरे टर्म के डेरिवेटिव जीरो है, दैट मीन्स ये टर्म क्या होगा, एक कांस्टेंट वेक्टर होगा। अल्टीमेटली v1 क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है। हम वेक्टर को वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो वो वेक्टर ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो इन सारे वेक्टर को ऐड करने पर हमें कैसा मिल रहा है, कांस्टेंट वेक्टर मिल रहा है दोस्तों। ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। याद होगा आपने फिजिक्स 11th क्लास पहला यूनिट पढ़ा हुआ है, तो वहां आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। मतलब कि मोशन के पहले, मोशन के बाद जो भी पार्टिकल्स का मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, विच स्टेट नो, अब ये कब होता है, जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न हो। इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, देन द टोटल लिनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो टोटल लीनियर मोमेंटम किसी सिस्टम का, किसी रिजिड बॉडी का, किसी एन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, वो हमेशा कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है दोस्तों, ये बात आ गई सबको समझ में। ठीक है, अब मान लीजिए कि उस सिस्टम का मास m है और वेलोसिटी v है, तो सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है। देन हमने अभी जस्ट ऊपर में क्या पढ़ा कि एम वी बराबर एफ एक्सटर्नल, और ये किसके बराबर है, m1v1। अभी हमने देखा mv बराबर, हमने ऊपर पढ़ा था mv बराबर एफ एक्सटर्नल बराबर m1v1 प्लस m2v2 प्लस mnvn। हमने जस्ट इसके पीछे वाले सेक्शन में पढ़ा है। अब देखिए, हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये पूरी टोटल चीज क्या है, ये कांस्टेंट है दोस्तों। इसका मतलब है कि mv बराबर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। और मास तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है दोस्तों। तो यहां से हमारा आ गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कब, जब एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब है कि इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, the center of mass moves with a constant velocity। ठीक है, आ गई बात समझ में सबको। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि इन द absence of external forces the center of mass moves with uniform velocity। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले यूनिट में, मतलब कि अगले वीडियो में देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में कि सेंटर ऑफ मास के कुछ क्या एग्जाम्पल है। हमने थ्योरीज पढ़ ली, उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ लिया सेंटर ऑफ मास निकालने का, हमने वेलोसिटी निकाल ली, मैंने उसका मोमेंटम निकाल लिया। अब हम कहेंगे सर जी हमको पता कैसे चलेगा कि इस यूनिवर्स में
कुछ सेंटर ऑफ मास है भी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ सेंटर ऑफ मास हो रहा है। तो कुछ हम जीता-जागता अपने आस-पास की चीज़ों का एग्ज़ाम्पल देखेंगे, ठीक है? तो आप कुछ सोचिए कि क्या इस मैथमेटिकल बेसिस पे कि क्या हमारे पास सेंटर ऑफ मास के एग्ज़ाम्पल्स हैं? अगर आपको मिल जाता है एग्ज़ाम्पल्स तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि आपको वो सेंटर ऑफ मास का एग्ज़ाम्पल मिल चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।